आइए हम प्रश्नावली 1.5 के सवाल नंबर 2 को देखते हैं। निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, आइए हम इसे करते हैं। अब ब्रैकेट में 3 जमा वर्गमूल 3 ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट शुरू 2 जमा वर्गमूल 2। तो इसको हम कैसे करेंगे? 3 जमा वर्गमूल 3, 2 जमा वर्गमूल 2। 3 को पहले इससे गुना करेंगे, फिर 3 को किससे करेंगे? इससे करते हैं। 3 दूनी 6, 3 गुना वर्गमूल 2, 3 गुना में वर्गमूल 2 ऐसे आ जाएगा। ठीक है। अब वर्गमूल 3 को इससे करेंगे और फिर वर्गमूल 3 को इससे करेंगे। वर्गमूल 3 गुना में 2 क्या आ जाएगा? 2 वर्गमूल 3। वर्गमूल 3 है यहाँ पे 2 है, 2 गुना में वर्गमूल 3, 2 वर्गमूल 3 आ जाएगा। अब वर्गमूल 3 को वर्गमूल 2 से गुना करेंगे। वर्गमूल 3 गुना में वर्गमूल 2। हमें पता है वर्गमूल में a और वर्गमूल में b अगर इनकी गुना करते हैं तो क्या आता है? वर्गमूल में ab। ठीक है। वर्गमूल में a गुना में वर्गमूल में b दोनों को गुना करेंगे तो पूरा वर्गमूल में चला जाएगा ab। ठीक है। 6 जमा 3 वर्गमूल 2 जमा 2 वर्गमूल 3 और यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये a है, ये b है, तो a भी बन जाएगा वर्गमूल में 3 गुना में 2। 6 जमा 3 वर्गमूल 2 जमा में 2 वर्गमूल 3 और जमा में वर्गमूल 6। ये आंसर आ गया आपका। अगले पार्ट को देखते हैं। 3 जमा वर्गमूल 3, 3 माइनस वर्गमूल 3। ये एक फॉर्मूले से संबंधित है। फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। वो फॉर्मूला है a प्लस b। हमें पता है a प्लस बी गुना में a माइनस बी। ये क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। मतलब a प्लस बी ब्रैकेट बंद, a माइनस बी दूसरी ब्रैकेट बंद, तो दोनों की गुना करके क्या आता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसमें ये a हो गया, अगर ये b, ये a और ये b, तो ये क्या बन जाएगा? ये भी a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो a का स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस वर्गमूल में 3 का स्क्वायर। ठीक है, यही बनेगा ना। 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। और मैं आपको बता दूं वर्गमूल की संख्या है कोई और उसको उसी से ही अगर गुना करते हैं तो ये वर्गमूल ही होता है। इसकी पावर 2, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। वर्गमूल 3 की पावर 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या बनेगा? वर्गमूल 3 की पावर 2, ये ऐसे है। और वर्गमूल 3 क्या होता है? 3 की पावर हाफ, आधी, और ऊपर पावर थी 2, 2 से 2 कट जाएगा, ये बच जाएगा 3। यानी आप सिंपल से तरीके से याद रख लें कि वर्गमूल की संख्या को अगर उसी वर्गमूल की संख्या से सेम से गुना करेंगे तो उत्तर क्या आएगा? सेम संख्या आ जाएगी वर्गमूल के बाहर। आप इतना याद रख लें कि वर्गमूल में a गुना में वर्गमूल में a, ये क्या होता है? a होता है। ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा? 9 माइनस 3, क्योंकि वर्गमूल 3 का स्क्वायर ये वर्ग से वर्ग कट जाता है तो ये आ जाता है 3, तो 6 बच जाएगा। 6 आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है। आइए हम अगले पार्ट को देखते हैं। ये क्या है? a जमा b का स्क्वायर, ये फॉर्मूला इस पे लगेगा। वर्गमूल 5 जमा वर्गमूल 2 का स्क्वायर। तो फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। a जमा b का स्क्वायर वो क्या होता है? हमें पता है कि a जमा b का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है। अब यहाँ पे a ये है और b ये है इस सवाल में, तो a का स्क्वायर क्या बन जाएगा? वर्गमूल 5 का स्क्वायर जमा वर्गमूल 2 का स्क्वायर और जमा 2ab, 2 गुना में वर्गमूल 5 गुना में वर्गमूल 2। अब a का स्क्वायर यानी वर्गमूल की संख्या का स्क्वायर करके क्या आ जाता है? 5 बन जाता है। वर्गमूल स्क्वायर से वर्गमूल कट जाता है, इससे कट जाता है, जैसे मैंने पहले बताया आपको। वर्गमूल में a, इसका स्क्वायर क्या होता है? a होता है। ठीक है। ये तो ये क्या बन जाएगा? 5 और वर्गमूल 2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा बाहर निकल के, जमा 2 गुना
वर्गमूल में 5 गुना में 2। मैंने आपको बताया था कि वर्गमूल में a गुना वर्गमूल b, ये क्या होता है वर्गमूल में ab। ठीक है, तो ये बन जाएगा 5 जमा 2 7 और जमा में 2 वर्गमूल 10। ये आपका उत्तर आ जाएगा। आइए हम दूसरे सवाल के चौथे पार्ट को देखते हैं। इसमें क्या है, वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2, वर्गमूल 5 जमा वर्गमूल 2। ये उसी की फॉर्म में है जैसे ये दूसरा क्वेश्चन था, a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ये ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो यहाँ पे थोड़ा अलग सा है, a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है, ये किसके बराबर होता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, हमें ये पता है। ए ये है यहाँ पे, बी ये है, ए ये है, बी ये है। ठीक है, तो क्या बनेगा, ये वर्गमूल 5 का स्केयर माइनस वर्गमूल में 2 का स्केयर। अब वर्गमूल वाली संख्या का अगर स्केयर हो तो वर्गमूल कट जाता है स्केयर से। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 माइनस 2, ये आ जाएगा 3। तो इस प्रकार से हमारा दूसरा क्वेश्चन भी समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये बड़ी आसानी से समझ में आया होगा। आइए हम प्रश्नावली 1.5 कक्षा 9वीं का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लो c और उसके व्यास माना d के अनुपात में परिभाषित किया जाता है। मतलब पाई को c/d की फॉर्म में परिभाषित किया जा रहा है। यह तथ्य अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई एक, यहाँ पे अपरिमेय आएगा, पाई एक अपरिमेय संख्या है। इस अंतर्विरोध का निवारण कीजिए। ठीक है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या और ये हमें ऐसे दिखाई दे रहा है कि ये परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय परिमेय के बराबर कैसे हो सकता है, इस अंतर्विरोध का निवारण करना है हमें। तो हम ले लेते हैं एक वृत्त जिसकी परिधि c है और व्यास d है। अगर हम स्केल के माध्यम से या किसी और तरीके से परिधि को ऐसे मापते हैं, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके मापते हैं, तो हमारे पास इसकी परिधि के सन्निकट मान, इन दोनों के c और d के सन्निकट मान प्राप्त होंगे। हमें एग्जैक्ट मान नहीं प्राप्त होंगे, इनमें से किसी एक का सन्निकट मान हमें मिलेगा। तो इन दोनों में से केवल एक ही परिमेय हो सकती है, दोनों परिमेय नहीं हो सकती। ठीक है, तो पाई बराबर c/d सी और डी को हम स्केल से या किसी और तरीके से मापते हैं तो हमें इनका सन्निकट मान मिलता है। अतः सी या डी में से एक अवश्य ही अपरिमेय है। अगर इन दोनों में से एक अपरिमेय है तो ये पूरी भी अपरिमेय ही हो जाएगी, जिसको हम देखने मात्र से अनुभव नहीं कर पाते। ठीक है, तो यहाँ पे कोई अंतर्विरोध नहीं है, इन दोनों में से कोई ना कोई अपरिमेय होगी। तो अगर एक पर अपरिमेय होगी तो ये पूरा भी अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, तो अपरिमेय बराबर अपरिमेय।